नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द अनबिलीवेबल ट्रुथ में। यहाँ मिलेंगी आपको ऐसी हॉरर किस्से और कहानियाँ और क्राइम से जुड़ी वो आपराधिक घटनाएं जो हमारे समाज में होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी किस्से और कहानियाँ जो हमने सुनी होती है, लेकिन कुछ किस्से और कहानियों से हम बहुत दूर होते हैं। और मेरा काम है आपको उन सभी कहानियों से रूबरू कराना जो इंसान के साथ होती हैं, चाहे वो भूतिया एक्सपीरियंस हो या किसी के साथ हुई ऐसी घटना हो जो इंसान को तमाम उम्र याद रहती है, और कुछ ऐसी किस्से जो शायद आपने सुने ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक कहानी का पात्र बनाकर इस तरह से इस कहानी के अंदर ले चलूं कि आप सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखें। आज की कहानी एक बहुत ही हॉरिबल और एक ऐसा किस्सा है जो शुरू होता है इंसान की चाहत, वो काली शक्तियां पाने की, वो तंत्र विद्या, वो साधना जिससे उसको लगता है कि वो बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। वो सब कुछ भूल जाता है और इन तांत्रिक शक्तियों के सहन में इस तरह डूब जाता है, उसको अपना और पराये में कोई फर्क नहीं समझ आता। लेकिन इन सब शक्तियों का जो अंत होता है वो बुरा होता है। आज की कहानी ऐसे दो भाइयों की कहानी है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जान से भी ज्यादा। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि बड़े भाई को छोटे भाई को मारना पड़ा? इसके पीछे क्या राज था? तो राज आज आपके सामने है। कहानी शुरू होती है भारत के ही एक ऐसे गांव में जहां एक संपन्न परिवार, पिता, माता और उनके दो बेटे सनी और समीर रहते थे। साथ में उनके घर एक बावर्ची भी रहता था। बावर्ची सारा दिन उनके लिए खाना पकाता, बर्तन साफ करता, वो सारे घर के काम करता था। सनी एक शरारती किस्म का बच्चा था, बहुत शरारतें करता था। उसका बाप उसे आए दिन पीटता रहता था क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी होती थी। और दूसरी तरफ जो समीर था, उसका छोटा भाई सनी का, वो एक रिजर्व नेचर का इंसान था। एक रिजर्व नेचर का वो बच्चा था, ना किसी को दोस्त बनाता था, ना किसी के पास जाता था। उसका काम सिर्फ घर, स्कूल, पढ़ना, ट्यूशन जाना और उसके बाद रात को पढ़कर सो जाना। और उसके उल्ट जो सनी था वो बहुत ही शरारती किस्म का, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। वो अक्सर गांव वालों के साथ भी कुछ ऐसी हरकतें कर देता था, जैसे उनके घर के बाहर जो लगे होते थे वो गमले, वो पेड़ पौधे, उनको उखाड़ देना, गमलों को तोड़ देना। और ऐसी शरारतें करता था कि गांव वाले भी तंग आ चुके थे। और गांव वाले अक्सर उसके बाप से शिकायत करते थे सन्नी के बारे में कि आप अपने बेटे को समझा कर रखिए, ये आपके हाथों से निकलता जा रहा है। सन्नी की उम्र उस वक्त 14 साल की थी। बाप जब भी ऐसी कोई बात सुनता था तो सन्नी को खूब मार पड़ती थी। सन्नी बाप से बहुत डरता था। कई बार माँ को बीच में आकर उसका बचाव करना पड़ता था। उसका बाप गांव वालों के सामने भी सन्नी को खूब पीटता था। वो मार खा खा कर बहुत ज़्यादा एक ढीठ बच्चा हो चुका था। उसको पता था कि मैं शरारत करूंगा तो मुझे मार पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मार खा लूंगा, लेकिन मैं काम ऐसा ही करूंगा। पता नहीं क्यों वो ऐसी किस्म का था बच्चा था। एक दिन गांव में खेलते खेलते उसको एक कुत्ते का बच्चा मिलता है। वो उसके साथ खेलने लग जाता है। बाद में उसको उठाकर घर ले आता है। बाप जो कि कुत्तों के बिल्कुल खिलाफ था और पालना तो दूर की बात थी, जब वो सनी को देखता है कि
वो कुत्ते का बच्चा लेकर आया है और कमरे में उसने उसको रखा है। पहले तो वो सनी से प्यार से बात करते हैं कि बेटा इसको जहाँ से लेके आए हो उसको छोड़ कर आओ। सनी नहीं मानता। फिर बाप हाथ उठाता है, उसको थप्पड़ वगैरह जड़ता है और सनी आगे से फिर बोलता है, आपने जितना मारना है मेरे को मारो, मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं अपने इस कुत्ते को, जिसका नाम उसने बादल रखा था, छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो जिद पर अड़ जाता है तो तभी माँ बीच में आकर बाप को समझाती है कि छोड़िए, बच्चा है, ये खुद अगर लेकर आया है तो यही इसको संभालेगा, तो आप बेफिक्र हो जाएं। मैं धीरे धीरे प्यार से समझाकर सन्नी को संभाल लूंगी, आप जाइए। माँ बाप दोनों कमरे से चले जाते हैं और सन्नी पीछे से हंसने लग जाता है, एक स्माइल सी जैसे बच्चे करते हैं, और अपने उसे कुत्ता जिसका नाम उसने बादल रखा था उसके साथ फिर खेलने लग जाता है। बाप की मार का असर नहीं होता था उसे, क्योंकि मार खा खा कर वो ऐसा हो गया था। एक दिन सन्नी कुछ गांव वालों की बातें सुनता है कि फलाना बंदा जंगल से शिकार करके कोई जानवर लेके आया है और वो उसको बनाकर खा रहे हैं। आज भी लोग काफ़ी शहरों में या गांवों में शिकार करते हैं और वो जो भी शिकार करते हैं उनका जो मांस होता है उसको बनाकर खाते हैं। सनी जो कि बाहर तो अपने दोस्तों के साथ या उनके घर जाकर मांस वगैरह खा लेता था, लेकिन उनके घर में ये चीज़ें अलाउड नहीं थी। वो जब बातें सुन रहा था तो उसका भी मन हुआ, क्योंकि पैसे तो उसके पास नहीं थे, तो उसने सोचा वो भी शिकार करने के लिए जाएगा और अपने लिए कोई जानवर जो भी उसे शिकार करते हुए मिलेगा वो लेकर अपने दोस्तों को साथ लेकर उसको फिर बनाएगा। अपने कुत्ते को साथ लेकर सनी जंगल की ओर निकल पड़ता है। घर पे किसी को नहीं पता था कि सनी जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा है। सनी, ये बचपन का उसका जो नाम था वो सनी था, एक्चुअल में उसका नाम शेखर था। शेखर और समीर, हम प्यार से या फिर आप कह सकते हैं कि घर वाले उसको सनी ही बोलते थे। सनी अपने कुत्ते के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है शिकार करने के लिए, लेकिन उसको नहीं पता कि वो खाली हाथ है, बच्चा था। तो वो क्या सोचकर वो निकला था कि वो आज शिकार करके जानवर लेकर आएगा और बाद में दोस्तों के साथ उसको बनाकर वो खाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, एक जिद्दी किस्म का बच्चा था, जो जिद इसने पकड़ ली उसको इसने पूरा करना था। जंगल की तरफ जाते जाते शाम हो चुकी थी और सनी को पूरा पता था कि शाम के वक्त अगर वो घर नहीं पहुंचा समय पे तो बाप से फिर मार खानी पड़ेगी। लेकिन जिद के आगे वो खुद भी मजबूर था। चल पड़ा वो बिना लाठी डंडों से, क्योंकि शिकार करने के लिए तो बाकायदा आपके पास रिवॉल्वर या गन होनी चाहिए। बिना खाली हाथ आप कैसे शिकार करेंगे? उसको नहीं पता था, वो बच्चा था। चलते चलते वो जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। अब शाम ढलने वाली थी, अंधेरा अब शुरू होने वाला था। 1-2 घंटे बाद जैसे वो जंगल में से कुछ मिला तो नहीं, लेकिन वो रास्ता भटक गया। उसने ऊपर देखा कि बिल्कुल ही अब अंधेरा हो चुका है और आसानी से कुछ भी दिख नहीं पा रहा, और चांद की रोशनी जो हल्की हल्की जो पेड़ों से होते हुई वो जमीन पर जब आ रही थी, तो एक वही रोशनी थी जिसकी बदौलत सन्नी अपने कुत्ते बादल के साथ जंगल में अब रास्ता ढूंढ रहा था। जब उसे कुछ नहीं मिला तो बहुत मायूस हुआ और घर जाने के लिए सोचने लगा कि अब उसे घर जाना चाहिए, नहीं तो आज बाप उसे मार ही डालेगा।
उसको पता था कि वो जो करने आया था उसके लिए उसके घर वाले उसको नहीं छोड़ेंगे, खासकर बाप का उसको बिल्कुल डर था। एक दिन तो तभी जब बिल्कुल ही उस जंगल के अंदर पहुंचकर वो रास्ता भटक जाता है, जब उसे रास्ता नहीं मिलता तो मायूस होकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे यहाँ से निकालो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं फंस गया हूँ जंगल में, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। उसको अपनी जान का भी डर था, कहीं कोई जानवर उस पर हमला ही ना कर दे। भगवान के आगे काफी देर वो गिड़गिड़ाता रहा। तभी बादल जो उसका कुत्ता था वो भौंकने लग जाता है। वो एकदम से आंखें खोलता है, जो भगवान के आगे प्रार्थना कर रहा था। जब बादल को भौंकते हुए देखता है तो वो उस और जिस तरफ बादल भौंक रहा था तो वो उस जगह देखता है जैसे बादल उसको कुछ कह रहा हो। वो बादल को कहता है भी तुम मेरे पीछे पीछे आ, है ना। वो बादल को पुचारता, बादल जिस तरफ देख रहा था तो सनी ने सोचा शायद उस तरफ रास्ता होगा, भगवान ने उसकी सुन ली है या फिर बादल को रास्ता दिख गया है, क्योंकि वो कुत्ता था तो इतना सन्नी को पता था कि ये बहुत समझदार होते हैं, इनको पता होता है कि किस तरफ जाना है। तो सनी ने बादल को पीछे आने के लिए कहा, लेकिन बादल पीछे आने की बजाय उसके पीछे आने की बजाय वो उल्टा 2 कदम पीछे होकर फिर भौंकने लगा। वो उसको संगल डाली हुई थी, वो संगल से बादल खींचता, लेकिन बादल इतने जोर से पीछे हो रहा था कि मानो वो जाना ही नहीं चाहता था। सनी ने सोचा पता नहीं ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। उसने बादल को वहीं छोड़ दिया, संगली वहीं पे रख दी और खुद उस तरफ निकला जिस तरफ बादल भौंक रहा था। सूखे पत्ते की झाड़ियां उसके पैरों के नीचे जब आ रही थी तो एक ऐसा मंजर पेश कर रही थी कि सन्नी के साथ कोई साथ साथ चल रहा है। वो एकदम से डर जाता, क्योंकि सूखे पत्तों की जो छनछनाहट और खौफनाक जंगल जहाँ पे झींगर वगैरह ही बोलते हों और किसी पक्षी की आवाज ना हो, तो सोचो वो भयानक दृश्य कैसा होगा। वो भी जंगल का बच्चा था, भूत प्रेत का उसे डर नहीं था। उसको डर था कहीं अगर वो खो गया या फिर उसको घर नहीं मिला तो क्या होगा उसका। धीरे धीरे जब उसको पता लगता कि नहीं, ये जो आवाज आ रही है झंझनाहट की, कोई उसके पीछे नहीं बल्कि उसके पैरों के नीचे जो पत्ते आ रहे हैं उसकी वजह से है, तो वो थोड़ा सा तसल्ली खुद को देता हुआ फिर आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है एक ऐसा जानवर जिसकी 2 टांगे थी और वो इंसान की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा था। जब उसकी नजरें उस जानवर के ऊपर की तरफ जाती है, जो कद काठ में कम से कम 9-10 फुट का था, उसकी एक पतली सी कमर और चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा था, लेकिन फर्क इतना था उसकी आंखें नहीं थी। आंखों की जगह लाल रंग की 2 रोशनी उसकी आंखों से निकल रही थी और जिस तरफ वो जानवर देखता था उसी रोशनी से वहां एक लाल रंग का प्रकाश, एक रोशनी सभी जगह फैल जाती थी। जब उस जानवर की नजर फैल जा हाँ, और उसने देखा कि उसी जानवर के 2 हाथ हैं, पतले से हाथ जो कि जमीन को छू रहे हैं। सनी एकदम से चीखने चिल्लाने लगा और चिल्लाता हुआ वहां से ऐसा भागा कि पीछे उसका जो कुत्ता बादल था वो भी उसके पीछे इस तरह से भागा मानो अब कहीं भी उसको ये नहीं पता था कि वो किस तरफ भाग रहे हैं, बस उसको अपनी जान बचानी थी। भागता भागता उसको दूर ही शहर की जब गांव की जब
कुछ रोशनी नजर आई तो उसको लगा ये इंसानी आबादी अब ज्यादा दूर नहीं है, तो शायद ये वही रास्ता है जिस रास्ते से वो बादल के साथ आया है। जब थोड़ा सा भागता भागता थक गया तो हाफते हाफते वहीं जगह पर बैठ गया और पीछे जंगल की तरफ देखने लगा कि कहीं वो बला, कहीं वो जानवर उसके पीछे तो नहीं आ रहा। जब उसको लगता कि नहीं, अब उसके पीछे कोई नहीं है और जंगल काफी दूर रह गया है, वो इतना खौफ रहा था कि वो एकदम से जमीन पर बैठ गया। बादल, उसका कुत्ता भी मानो भागता हुआ थक गया था। थकावट कम लेकिन एक डर का एहसास सन्नी के दिल में इस तरह बैठा, और ऊपर से बाप का डर, उसकी हालत, ये दोनों इस तरह की हो गई। इतना डर उसको उस बला का नहीं था, बाप का डर था कि आज जो भी हो जाए बाप नहीं छोड़ेगा। सन्नी, रात के 2-2:30 बज गए थे। माँ बाप उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, बाप से आंखें मिलाए बिना अपने कमरे में चला जाता है। बाप और उसकी माँ दोनों रो रहे थे कि आखिर उनका बच्चा कहाँ चला गया है। सनी अपने बाप की शक्ल की तरफ तो नहीं देखता, मुंह नीचे कर कर अपने कमरे में चला जाता है, तो पीछे पीछे बाप भी उसके कमरे में चला जाता है। तो वो बाप को देखता है कि बाप उसका रो रहा है, तो वो खुद भी रोने लग जाता है। बाप उसको गले लगाता है और कहता है, सन्नी बेटा, मुझे माफ करना, मैंने तुझे बहुत मारा है, लेकिन बेटा मैंने जब भी तुझे मारा है मैंने तेरे लिए ही, जो अच्छा लगता है मुझे कि तू सुधर जाए और एक सही रास्ते पर चला जाए, क्योंकि मैं तुझे भी एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई औलाद बिगड़े या मुझे समाज से अपनी औलाद के बारे में कुछ गलत सुनने को मिले। सनी भी बहुत रो रहा था कि उसको एहसास तब हो गया था जब उसने जंगल में उस बला को देखा था, तो उसे अपने बाप की वो सभी बातें याद आ रही थी, जब बाप उसको मारते हुए कहता था, सुधर जा बेटा, नहीं तो जिंदगी में बहुत पछताएगा। तो तब वो पछता रहा था और बाप की बातें याद कर रहा था। उसको बाप की सारी बातें याद थी। सनी के दिल में भी बाप के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी, वो बाप को बाप ही मानता था, और जितना बाप अपने बच्चे से प्यार करता था, तो सन्नी के दिल में भी बाप के लिए उतना ही प्यार था। उसको पता था कि बाप उसका जब भी मारता है तो वो उसकी गलतियों के लिए ही मारता है, लेकिन हर चीज जो भी वो मांगता था तो बाप ही पूरी करता था। बाप एक ऐसा नाम जो सच में अगर हम देखें तो बाप का रोल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। वो खुद शो नहीं करता कि वो आपके लिए क्या कर रहा है, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है अपने बच्चों से। बच्चों के लिए दिन रात सुबह शाम काम की तरफ भागना, क्योंकि बच्चे को उसने अच्छी स्टडी देनी थी, अच्छा भविष्य देना था, तो सारी उम्र, वो तमाम उम्र सिर्फ अपने बच्चों, अपने परिवार की खातिर वो सारी उम्र इसी तरह से निकाल देता है। माँ तो माँ ही होती है, माँ का तो क्या कहना, लेकिन जो मेरे दोस्त, अपने पिता से भी उतना ही प्यार करो जितना आप अपनी माँ से करते हो। पिता को भी पहला स्थान दो, क्योंकि आपकी सफलता के पीछे उसका ही हाथ है। मत कहो उसे कि आपने मेरे लिए क्या किया, उसने जो भी किया वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया। खैर, सनी का बाप सनी को गले लगाकर समझाने लग जाता है, और तब जाकर सनी में एक ऐसा बदलाव आता है। वह बाप से कसम उठाता है अपने बाप के सिर पर हाथ रखकर कि पापा, आज के बाद आपको मेरी कभी भी शिकायत नहीं मिलेगी और मैं
खूब दिल लगाकर पढ़ूंगा और आपका नाम और आपका सर फक्र से ऊंचा करूंगा, क्योंकि लोग आपको कहें ये है सन्नी का बाप। तो बाप को भी खुशी हुई, उसने सन्नी को प्यार किया और सन्नी में ऐसा बदलाव आया कि उसके बाद सन्नी ने गांव के अंदर खेलना कूदना सब छोड़ दिया और दिल लगाकर पढ़ने लगा। जहां सन्नी समीर से 14 साल बड़ा था, तो जो समीर था वो काफी छोटा था। सन्नी के अंदर जब बदलाव आया तो वो इतना पढ़ा, ग्रेजुएशन करने के बाद उसने पुलिस के एग्जाम देने शुरू किए और पहली ही बार में उसने वो एग्जाम क्लियर कर लिया और एक ऑफिसर रैंक का उसको पद मिला। पुलिस में एक इंस्पेक्टर बनाकर सरकार ने उसको किसी शहर में लगा दिया। सनी अब शहर में रहकर नौकरी करता, एक ऐसा शख्स जिसने बचपन में एक ऐसी बला को देखा था लेकिन उसको बिल्कुल भी डर नहीं था। सच में वो बहुत ही एक दिलेर इंसान था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वक्त पंख लगाकर कब उड़ गया, कब उसके पिता की डेथ हुई और कब मां की। मां बाप के गुजरने के बाद अब सारा बोझ, यूं कहिए, उसके बड़े भाई यानी कि सनी पर समीर का वो सारा बोझ आ गया। अब सनी ने वो सारे तमाम काम करने थे जो एक बाप के होते थे, तो वो अपने भाई को भी समझाता और एक उसको पता था कि उसका भाई पढ़ने में बहुत लायक है। एक दिन उनका बावर्ची भी भगवान को प्यारा हो गया। सनी नौकरी तो वो शहर में करता था लेकिन गांव कभी कभी अपने भाई से मिलने के लिए आ जाता था। एक दिन समीर ने भाई को कहा, सनी को कहा, भाई मैं बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता हूं, मैं इंग्लैंड जाकर अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट करना चाहता हूं। तो सनी ने कहा, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी कि मेरा भाई सच में आगे पढ़ना चाहता है। कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि उसको बेटा कहकर ही बुलाता था, उसका बड़ा भाई था, बाप की तरह उसको प्यार करता था। तो उसने समीर को लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दी। लंदन जाकर पढ़ने लगा। उस वक्त मोबाइल का दौर नहीं था, कॉल वगैरह होती थी, वो साधारण फोन जो लगे होते थे उसी पे ही बात होती थी। एक दिन इंस्पेक्टर शेखर अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, तभी उसके पास बड़ा फोन बजा। उसने फोन उठाया, आगे से बात एक बुजुर्ग कर रहा था। उसने कहा, शेखर बेटा, समीर कहाँ है? शेखर ने जवाब दिया कि वो तो पढ़ने के लिए लंदन गया हुआ है। तो वो आगे से हैरान होकर कहता है, बेटा मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है, पता नहीं कैसे मुझे तुम्हारा नंबर मिला है, मैं फलाना फलाना बंदा बोल रहा हूँ जिसे तुम बचपन में चाचा कहते थे। तो उसने पहचान लिया शेखर ने कि हाँ, ये चाचा जी हैं जो गांव में ही उनके आस पड़ोस में रहते थे। उसने कहा, बोलिए चाचा जी क्या बात हो गई? उसने कहा, बेटा तुम कह रहे हो कि समीर लंदन पढ़ने के लिए गया है, लेकिन समीर तो अभी 7-8 दिन पहले ही गाँव आया था। मैं भी उससे मिलना चाहता था, थोड़ी बहुत बात भी हुई थी जब वो घर का लॉक खोल रहा था। मैंने सोचा भी अभी बाहर से आया है, थका होगा, तो मैंने उसको खाने के लिए भी बुलाया, लेकिन हाँ में वो उसने जवाब देकर कहा, चाचा जी ठीक है, मैं खाना खाने के लिए आपके घर आ जाऊंगा। उसके बाद चाचा कहता कि मैं अपने काम में चला गया। उसके बाद बेटा मैं देख रहा हूँ कि आपके घर का दरवाजा भी खुला रहता है, लेकिन समीर कहीं नजर नहीं आता। तुम्हें कॉल मैंने इसीलिए की है कि मैं तुमसे पता करूं कि आखिर वो घर का दरवाजा खोलकर कहां पे है। शेखर बहुत हैरान होता है कि ये क्या बात बुजुर्ग बोल रहा है। वो बुजुर्ग को कहता है कि आप सच बोल रहे हैं। उसने कहा, बेटा मेरी इतनी उम्र हो गई है,
मैं झूठ भी क्यों बोलूंगा, तुम खुद ही आकर देख लो। तभी इंस्पेक्टर शेखर उसी शाम को गांव की तरफ रवाना होता है। जब गांव पहुंचता है, बहुत ही अरसे बाद वो गांव आया था। घर की हालत देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि अब ये खंडर बनता जा रहा है। दरवाजों पे जो खून लगी थी वो धीरे धीरे सभी दरवाजे को खत्म करती जा रही थी। बुजुर्ग के कहने पर बुजुर्ग ने जो कहा था वो सच था। वाकई में वो जो दरवाजा था उसके घर का वो खुला था। वो अंदर गया और उसकी समीर के कुछ कपड़े जो बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे वो पड़े हुए थे। तो ये कपड़े वाकई में ही समीर के थे। वो पहले चाचा के पास आता, लेकिन चाचा जी ने उसको सब कुछ बता दिया था। तो उसको ये था कि चाचा के पास जाने का कोई फायदा नहीं। वो तभी उसी पुलिस चौकी में जाकर, जहां पे उसका दोस्त इंस्पेक्टर था, सारी बात बताता है कि ये बात है। उसका दोस्त अब अपने हिसाब से जो भी उसके सूत्र थे वहां से जानकारी इकट्ठी करता है कि हाँ, समीर आया था लेकिन 7-8 दिन से गायब है। शेखर ने कहा शायद हो सकता है कि वो वापस लंदन चला गया। लेकिन वो हैरान था कि जिस भाई को वो पढ़ा रहा था, जिस भाई से वो इतना प्यार करता था और बदले में भाई भी उससे इतना प्यार करता था, तो उसने उसको बताया क्यों नहीं कि वो इंडिया आ रहा है। शेखर वहीं से निकलता है और टिकट बुक कराकर सीधा लंदन उसी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है जहां पे उसने भाई का एडमिशन करवाया था। वहां जाकर भी जब समीर के बारे में कुछ पता नहीं लगता और वहां पे जो लड़के उसकी क्लास में थे उनसे भी पूछता है, तो वो सभी यही कहते हैं कि समीर के साथ हमारी कोई दोस्ती वगैरह तो नहीं थी, लेकिन हाँ इतना पता था कि वो कॉलेज तो आता है लेकिन पिछले काफ़ी अरसा से वो कॉलेज नहीं आया। हमको था कि शायद वो भारत इंडिया चला गया है, क्योंकि हमसे वो कभी बात नहीं करता था, ना ही वो हमारे साथ इतना मिला जुला था। वो खुद ही खोया खोया रहता, बस क्लास में बैठा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करता और घर चला जाता। हमें नहीं पता वो कहाँ है। इंस्पेक्टर शेखर ने सभी जगह छानबीन की, उसको समीर का कोई पता नहीं चला। तब वो वापस इंडिया आ गया, वापस अपने गांव पहुंचा। गांव जाकर फिर वो चाचा के पास पहुंचा। चाचा जी से उसको गले लगाकर मिले, लेकिन गांव के जो बाकी के घर थे या लोग शेखर को देख रहे थे वो इस तरह से देख रहे थे कि मानो कि वो इस गांव का नहीं है, और एक अजीब सी देखने की निगाह उनकी थी। उनका जो व्यवहार था देखने का वो अलग सा था। तो उसने चाचा जी से पूछा, चाचा जी मैं इसी गांव से गया हूं, ये सभी मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूं, लेकिन ये क्या है, कोई मेरे से आंखें क्यों नहीं मिला रहा। चाचा उसको अंदर ले जाता है, कहता है बेटा बैठो, पानी वगैरह लो, मैं तुम्हें बताता हूं। उस दिन मैंने ही कॉल की थी तुम्हें। तो चाचा से ये कहता है, चाचा जी मुझे सारी बात बताइए। चाचा जी कहते हैं कि मेरी बेटी एक दिन बीमार थी, तो मैं दवाई लेने के लिए घर से निकला था, तो ठंड उस दिन बहुत ज्यादा थी। मैं बुजुर्ग इंसान, मेरा शरीर ठंड को झेल नहीं पाता, तो मैं ठुठुरता हुआ जा रहा था। कोई और था भी नहीं जिससे मैं अपनी बेटी के लिए दवाई मंगा सकूं। वो कहता कि मुझे शदीद ठंड लग रही थी, तभी मेरा ध्यान तुम्हारे घर की तरफ गया जहां अंगीठी बली हुई थी। मैंने सोचा भी शायद समीर अंदर होगा जिसने अंगीठी बाल कर रखी हुई है, तो मैं भी थोड़ी देर जाकर अपने आप को गर्म कर लूं, अपने हाथ वगैरह सेक लूं, क्योंकि ठंड ही इतनी ज्यादा थी। चाचा जी बोले, वो अंदर गए, समीर को आवाज लगाई, लेकिन समीर वहां पे नहीं था। लेकिन वो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते जब ऊपर की तरफ गए, क्योंकि जो चाचा जी थे उनके जो पापा, मतलब उनके जो अब नहीं थे समीर और शेखर के, उनके साथ उनका काफी याराना था।
वो जानते थे कि समीर या तो फिर ऊपर वाले कमरे में होगा, शायद सो भी गया होगा। तो वो ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि ऊपर भी कोई नहीं है। वो जो ऊपर जगह कमरा था उसमें पुरानी अलमारी और बहुत ज्यादा मात्रा में लक्कड़ और एक तख्त पोश पड़ा हुआ था। और तख्त पोश के ऊपर एक ऐसी किताब पड़ी थी जिसको चाचा जी ने देखा और शेखर को बताया कि वो किताब जो ऊपर पड़ी थी वो एक काली शक्ति तांत्रिक विद्या से जुड़ी हुई वो किताब थी। क्योंकि जो कुछ भी उनको समझ आई वो मैं इतना ही पढ़ सका। मुझे बेटा वो चीज सही नहीं लगी। बेटा मैंने तुम्हें बचपन में दोनों को अपने हाथों से खिलाया पिलाया है, तुम दोनों मेरे हाथों में ही पले हो। गांव वाले अक्सर कहा करते थे कि जो समीर है वो अब समीर नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे घर पे कुछ ऐसे साव को मंडराते हुए देखा था जिसमें समीर भी था। पता नहीं क्यों जब गांव वाले ऐसा बोलते थे मुझको विश्वास नहीं होता था, लेकिन उस दिन मैंने वो किताब देखी थी तो मुझे भी कुछ लगा, लेकिन मैंने फिर भी दिल को समझाया शायद ये किताब वैसी ही होगी। जरूरी नहीं है कि वो समीर कुछ ऐसी तांत्रिक विद्या करता होगा। वो कहता मैं दवाई लेकर वापस आया और लेने के बाद मैं घर जब पहुंचा तो 2-3 दिन बाद दवाई असर नहीं कर रही थी। तो बेटी ने कहा पापा आप एक काम कीजिए, दवाई बदल कर कोई दूसरी ला दीजिए, अब ये काम नहीं कर रही। वो कहता मैं 2-3 दिन बाद फिर दोबारा उस सर्द रात में निकला दवाई दिलवाने के लिए। उसी तरह मैंने देखा आज फिर अंगीठी तुम्हारे घर बल रही है, उसकी जो रोशनी है वो साफ साफ कमरे में सभी जगह फैल रही है। मैंने फिर समीर को आवाज लगाई कि शायद आज समीर घर पे ही होगा, लेकिन नहीं, समीर घर पे नहीं था। मैं फिर ऊपर पहुंचा। इस दिन भी वही किताब पड़ी थी, लेकिन उसके जो पन्ने थे वो खुले हुए थे। इसका मतलब ये था कोई तो था जो किताब को पढ़ रहा था, लेकिन उसको वहां पे कोई नहीं मिला। बेटा गांव वालों की शायद बात सच लगने लगी मुझे, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे घर की छत पर कुछ ऐसे साए देखे, कुछ ऐसे पक्षी जो कौवों की तरह थे, बड़े बड़े, और मंडरा रहे थे तुम्हारे घर की छत पर। मुझे लगा कि तुम्हें यह बात बतानी चाहिए बेटा, समीर सच में शायद गलत रास्ते चल पड़ा है। अब तुम ही हो उसको बचा सकते हो। शेखर ने चाचा जी की बात सुनी जो बिल्कुल सच बोल रहे थे। इतना तो शेखर को पता था, इतना वो एक्सपीरियंस हो चुका था पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद। कौन इंसान सच बोल रहा है, ऊपर से गांव वालों का जो बिहेव था देखने का वो भी बिल्कुल अलग अंदाज का, तो कुछ तो था। वो चाचा जी से अलविदा लेता है और जाकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने घर पहुंचता है, उसी गांव वाले घर में। आज अंगीठी तो नहीं थी, आज वो कपड़े उसी तरह समीर के पड़े थे। धीरे धीरे वो पुट पहुंचता है यहाँ पे शेखर ने वो सारा बचपन गुजारा था, उसकी वो यादें दोबारा ताजा हो जाती हैं। बाप की आवाजें और माँ की प्यार करने वाली बातें उसको याद आती हैं। आंखों में उसके आंसू थे और वो चढ़ता चढ़ता उसी कमरे में पहुंचा जहां पे वो किताब पड़ी हुई थी। लेकिन शेखर को तख्त पोश पे कोई ऐसी किताब नहीं दिखी जिसका चाचा जी ने बताया था। शेखर अब उस अलमारी में जो एक पुराने हालात में थी और कभी भी वो अब सड़कर वो गिर जाता, तभी वहां पे पड़ी अलमारी, उसके ऊपर कुछ किताबें जो उसके बाप की भी कुछ ऐसी किताबें थी जो पापा उसके पढ़ा करते थे। वो किताबों को उठाकर अपने पिता को याद करता और एक एक किताब वो मिट्टी जो उस पर लगी हुई थी कपड़े से झाड़ता हुआ सभी किताबों को साफ करने लगा।
वो इसी तरह पड़ी थी जिस तरह से पापा रखते थे। अब जब वो ऐसी चीजें देख रहा था तभी किताबों में से ही एक किताब निकलकर शेखर के पैर के पास आकर गिर पड़ी। तो उसने देखा कि ये किताब ये कहाँ से आई। हो सकता है जब वो किताबों को साफ कर रहा था तो यहीं पे ही पड़ी होगी। उसको उठाता है और ध्यान से देखता है। ऐसे लग रहा था कि किताब का जो पहला जो जिल्द होती है वो किसी चमड़े से मांस से बनी हुई थी। खैर, पलटता है पहला पन्ना। एक अजीब इस तरह से बनाया गया था जैसे कोई चमड़े को पीट पीट कर तराश कर एक कागज की किताब जैसा, जैसे कागज के पन्ने होते हैं उसी तरह से चमड़े को पीट पीट कर वो पन्ने बनाए गए थे, जो दिखने में ही किसी मांस या किसी चमड़े की तरह ही दिखते थे, किसी जानवर का उसमें शायद चमड़ा यूज किया गया था। लेकिन उसमें जो भी लिखा था वो सब कुछ एक ऐसी भाषा में लिखा था जो शेखर को समझ में नहीं आ रही थी। और चाचा जी ने भी शायद उसको यही बोला था कि कुछ वो समझ सका, लेकिन इतना नहीं समझ सका। जो उसकी समझ में आया कि ये दो किताब है वो ठीक नहीं है, ये काली विद्या और तंत्र मंत्र से जुड़ी ही किताब उसको लगी जो शेखर के पास सब थी और वो उसको देख रहा था। खैर, पन्ने पलटता पलटता जब आखिरी पन्ने पर पहुंचा तो उसको एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी को जब उसने खोला, चिट्ठी पर जो लिखा था उसकी राइटिंग देखकर ही समझ गया कि ये तो मेरे भाई समीर की लिखी हुई चिट्ठी है। चिट्ठी में लिखा था, भाई मैं समीर आपका छोटा भाई आपको प्रणाम करता हूं। भाई ये जो आप किताब आपके हाथों में है ये एक अलग दुनिया से इसका नाता है, जिसका नाता भूत प्रेत और ऐसी शक्तियों से है जो इंसान को ऐसा बना देती है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, अपना रूप बदल सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, जा सकता है, आ सकता है। भाई ये 1000 साल पुरानी किताब है जिसको एक साधु ने मरने के बाद जब वो जिंदा हुआ था तो उसने इसी तरह की 3 किताबें लिखी थी। एक किताब आपके हाथ में है, 2 किताब कहाँ है मैं नहीं जानता। भाई मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं, मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं। समीर चिट्ठी में लिखता है कि मैं जब लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तभी मैं गुमसुम सा था और कुछ एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ था और ऊपर से मुझे उनकी टेंशन भी थी। तो मैं कुछ टहलने के लिए जब घर से निकला तो सोचता सोचता मैं जंगल की तरफ चल पड़ा। भाई मुझे नहीं पता मैं जंगल में जा रहा हूं, बस इतना पता था कि हाँ मैं जा रहा हूं, लेकिन कोई ऐसी शक्ति थी जो मुझको जंगल की तरफ लेकर जा रही थी। जंगल में जाते जाते जब मैं काफी अंदर पहुंच गया तभी मुझे दूर से एक घर दिखाई, एक झोंपड़ी दिखाई दी जो एक पुराने पत्तों के साथ, घास फूस के साथ बनी हुई थी। उसमें एक लालटेन जग रही थी। तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि मेरे अलावा शायद जंगल में और इंसान भी है। भाई मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ आ गया, मैं वापस जाने की भी सोच रहा था, लेकिन मेरा दिमाग वो काम नहीं कर रहा था। वो मुझे उस झोंपड़ी को जब मैं देख रहा था तो मुझे एक अलग सा एहसास हुआ। एक इतनी अच्छी खुशबू मेरे चारों तरफ से वातावरण से आ रही थी जो एक बहुत ही मनमोहक खुशबू थी। कोई भी होता शायद वो उस खुशबू की तरफ चल पड़ता। तो मेरे साथ भी यही हुआ भाई। मैं उसी खुशबू का पीछा करते करते चल पड़ा। उसी रास्ते पे ही वो झोंपड़ी थी जिसको मैं देख रहा था। मुझे वो वातावरण इतना अच्छा लग रहा था कि जो जंगल था वो जंगल नहीं,
एक बाग लग रहा था जहाँ पे बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे, हर तरह का फूल था। तभी 2 लड़कियाँ मुझे दिखाई दी, फिर बाद में 4 और लड़कियाँ एकदम से उस झोंपड़ी में से निकली, जो एक अलग ही वेशभूषा में थी। उन्होंने कुछ अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन भाई वो सभी की सभी बहुत सुंदर थी। वो मुझे देखते ही, वो जितनी भी लड़कियां थी मेरी तरफ बढ़ी और मुझे उन्होंने झुककर इस्तकबाल किया और मुझे पीछे आने के लिए बोला। भाई मुझे नहीं पता वो कौन थी। हाँ, इतना पता था कि मैं इनके पीछे क्यों जा रहा हूं, पर ये नहीं पता था। मैं भी चल पड़ा, क्योंकि कोई शक्ति, कोई ऐसा था, कुछ तो था उस वातावरण में, उस जंगल में, जो मुझे खुद ब खुद प्रेरित कर रहा था कि मैं वो करूं। तो मैं जाते जाते जब थोड़ा सा उस झोंपड़ी के पास पहुंचा, तभी एक बहुत ही निहायत सुंदर लड़की, शायद दुनिया की वो सबसे सुंदर लड़की होगी, जो उसकी आंखों के सामने आई। मैं उसको देखकर हैरान सा रह गया कि जंगल में इतनी सुंदर लड़की आखिर कौन है। मैंने उसका नाम पूछा कि आप कौन हो, तो उसने मुझे कहा, आप मुझे कनीज, अपना गुलाम कह सकते हैं, मुझे कनीज आप बुला सकते हैं। वो झुकी रही, उसने अपना सर मेरी तरफ झुकाकर मुझे कहा, आपका स्वागत है एक नई दुनिया में। वो दुनिया कौन थी भाई, मैं नहीं जानता था। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो मुझे एक ऐसी जगह पर ले गई जहां पर एक गुफा मुझे नजर आ रही थी, जिसकी सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। बहुत अंधेरा था। मैं उसका सिर्फ पीछा करता करता उसके पीछे पीछे चल रहा था। मैंने देखा कि वो जो सीढ़ियां नीचे जा रही थी, इतना अंधेरा, ये मुझे कहाँ लेकर जा रही है। लेकिन उसने कहा, आप घबराए नहीं, मेरे पीछे आए। तो जब मैंने पहला पाँव अपने उस सीढ़ी पर रखा, तो अचानक से उस गुफा में इतनी रोशनी हो गई भाई। वो सब कुछ जो अंधेरा मुझे लग रहा था, वो एक अजीब से प्रकाश में बदल गया। मैंने देखा मेरे सामने एक कंकाल जो दीवार पर लटका हुआ है। वो नीचे से तो कंकाल था, लेकिन उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल एक इंसानी चेहरा था, और मुझे देखकर वो हंस रहा था। वो मुझे लड़की अब दूसरी जगह, गुफा में ही एक ऐसी और जगह थी, घुमा कर ले गई, जहां मैंने देखा एक साधु बैठा, आग में कुछ ऐसी चीजें डाल रहा है, और जब वो डालता है तो आग भड़क जाती है। कुछ मंत्र वो पढ़ रहा था और आग में डाल रहा था। जब वो आग में डालता था, तभी वो ऐसी खुशबू, मैं समझ गया कि ये खुशबू यहीं से आ रही है। साधु उठा, एकदम से बोला, बच्चे स्वागत है तेरा तिलिस्मी दुनिया में। आज तुझे उस शक्ति ने चुना है, तू किस्मत वाला है। आज तू सल्तनत का बादशाह बनने जा रहा है। भाई मुझे वो सपना लग रहा था, पर हकीकत थी। लेकिन मैं खुश था। मुझे एक अलग ही आनंद, एक अलग ही दुनिया का एहसास हो रहा था, मानो सब कुछ मैं टेंशन खत्म करके एक ऐसी, वाकई एक ऐसी दुनिया में आ गया हूं जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। उस साधु ने मुझे एक तख्त पर बिठाया, कहा, बैठो महाराज, ये आपका तख्त है। उस शक्ति ने आपको चुना है। वो शक्ति आपको ऐसी तांत्रिक विद्या देना चाहती है जिससे आप इतने ताकतवर हो जाओगे, पल भर में आप चुटकी से कुछ भी मंगा लोगे, कभी गायब हो सकोगे, किसी का भी चेहरा तुम धार सकोगे। तुम्हें उस काली शक्ति ने वो सब कुछ देने के लिए बोला है, लेकिन इसके लिए मालिक आपको काम करना पड़ेगा, एक ऐसा काम। मैं चाहता हूं, कनीज तुम बताओ। तभी कनीज एक चाकू निकालकर मुझको पकड़ा देती है, और दूसरी तरफ से वही जो 4-5 लड़कियां थी, एक मुर्दा लड़की को वहीं उसी जगह ले आती है और मेरे पास, मेरे सामने उनको रख देती है, और मुझे बोला जाता है, महाराज इसका दिल निकालो। मैं तख्त से नीचे उतरा,
चाकू को पकड़ा और मैंने दिल को ऐसे निकाल दिया भाई जैसे कि मेरे बाएं हाथ का खेल हो। और मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ। मुझे नहीं पता भाई मैंने ये कैसे कर लिया, लेकिन भाई ये तो शुरुआत थी। इसके बाद तो ना जाने मैंने कैसे कैसे काम किए, मैं खुद नहीं जानता कि ये मैं कैसे और क्यों कर रहा था। तभी उस साधु ने मुझको कहा, ये दिल आपको खाना पड़ेगा। मैं दिल उस लड़की का खा गया। ये तो कुछ नहीं था भाई। अगले दिन मुझको बोला गया, एक इंसान का, जिंदा इंसान का खून पीना है, लेकिन उसको मारकर। तो मैं तैयार हो गया। मैंने इंसान को मारा भाई, मारकर मैंने उसका सारा खून पी लिया और मुझे ऐसी शक्तियां अब मिल गईं। मुझको उस साधु ने अपना सिपे सिलार, यानी कि आप कहिए, जो एक तो मैं, वो साधु जो मुझको वो सारी शक्तियां दे रहा था, उसकी बातों में मैं ऐसे जकड़ा हुआ था। वो जो कहता था मैं करता था और उस वाकई में ही मुझ में ऐसी शक्तियां आ गई जिससे ना तो मुझे कोई गोली मार सकती है, ना ही मुझे कोई खंजर मार सकता है। क्योंकि हम, अगर मुझको कोई गोली या खंजर की तरह खंजर से मारता भी है तो मेरा वजूद दोबारा फिर जिंदा हो जाएगा। ऐसी शक्तियां भाई। तभी एकदम से घर पे कौ की चिल्लाने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। वो आवाजें लगातार इतनी तेजी से आ रही थी कि शेखर एकदम से चिट्ठी को फोल्ड करता है और उसी किताब में रखकर देखने लग जाता है कि आखिर ये रात के वक्त पक्षी क्यों चिल्ला रहे हैं। बाहर जाकर वो देखता है कि उसके घर की छत के ऊपर कितने ही काले काले कौवे बैठे इस तरह से चिल्ला रहे हैं जैसे कि मानो वो कुछ कह रहे हों, वो रो रहे हों। कभी वो रोने की आवाजें, कभी वो उसको ऐसी आवाजें लग रही थी जैसे मानो वो अपनी ही भाषा में कुछ कह रहे हों। तभी उसकी नजर वहां पर बैठे एक बड़े कौवे की तरफ गई जो शायद उनका सरदार था। वो कौवा नहीं, एक बहुत बड़ा गिद्ध लग रहा था। हाँ, शेखर ने पहचान लिया कि हाँ, ये शायद इनका सरदार है, क्योंकि जब भी वो गिद्ध, वो कौवा जो बड़ा कौवा था, वो जब भी पहले वो बोलता था तो उसके पीछे पीछे वो सैकड़ों की तादाद में जो कौवे उनके घर की छत पर बैठे हुए थे वो चीखना चिल्लाने लग जाते थे। वो वापस आकर कमरे में बैठा। शेखर इतना थका हुआ था, चिट्ठी को पढ़ना चाहता था, लेकिन नींद उसको बहुत तेज आ रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ये एक बहादुर इंसान था, सच में बहुत बहादुर था। शेखर सोच रहा था कि ये कोई नहीं, ये वाकई में ही बदरूहें हैं, वो प्रेत, वो आत्माएं हैं। क्योंकि रात के वक्त इस तरह से घर के ऊपर मंडराना जो गांव वालों ने अक्सर देखा था, जो गांव वाले बोलते थे और जो चाचा जी ने देखा था, तो ये कोई ऐसी ही मखलूकातें हैं जो इस घर की छत पर बैठी इस घर को एक अलग ही तरह का बना रही है। लेकिन नींद की वजह से अब वो चिट्ठी पढ़ना नहीं चाहता था और ना ही बाहर जाकर देखना चाहता था। वो दरवाजा बंद करता है, कानों में रुई डालता है और सो जाता है। सुबह कब उसकी आंख खुलती है पता नहीं चलता, लेकिन अब बिल्कुल ही वो तरोताजा होकर उठता है। अब उसका दिमाग और भी काम करने लग जाता है। वो सोच रहा था कि इसके पीछे शायद इन बदरूहों का ही हाथ है जिनके कब्जे में मेरा भाई है। वो सोचता है कि आज रात वो इन सबका आत्मा कर देगा। दिमाग में उसके एक ऐसी बात आई कि उसने अपने बाप की अलमारी जब खोली तो उसमें एक बंदूक पड़ी थी जिसे दनाली कहते हैं, शॉटगन। वो जरूर पुरानी पड़ी हुई थी, लेकिन शेखर को
पूरा एक्सपीरियंस था कि उसको ठीक कैसे करना है। उसने उस दनाली को ठीक किया जो बिल्कुल ही चलने वाली हो गई थी। तभी वो शहर जाकर उस दनाली के लिए ढेर सारे कारतूस खरीद लेता है। अब उसके मन में सिर्फ यही बात चल रही थी कि आज वो इन विद्रोहों को सभी को भून डालेगा। उसके पास उसकी सरकारी रिवॉल्वर भी थी, उसके भी वो 2-4 डिब्बे खरीद लेता है लाकर। अब वक्त अब रात का वक्त हो जाता है और शेखर कमरे में बैठा अब चिट्ठी को दोबारा खोलता है। उसके आगे समीर लिखता है कि भाई आप। उसके बाद शेखर लिखता है कि भाई उस साधु ने मेरे से कई ऐसे काम करवाए जो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी हालत इस तरह की हो गई है कि जब भी मैं उस जादूगर के उस साधु के सिरहन में आ जाता हूं तो मुझे सब कुछ भूल जाता है। भाई मैंने कब्रिस्तान से मुर्दों को निकाल निकाल कर खाया है। मैंने इतने मुर्दे खा चुका हूं। मैं किसी भेड़िया या जानवर भी मेरे से अच्छा होगा। पता नहीं क्यों मैं ऐसा कर रहा था। थोड़ी सी बात मुकम्मल होती है। आज वो जो बदरूहें थी बहुत जल्द आ गई थी। अब रात के 2 नहीं 11 ही बजे थे। समीर शेखर की कानों में दोबारा वो आवाजें आनी शुरू हो गई। शेखर अब अपनी गन को लोड कर लेता है, चिट्ठी को दोबारा फोल्ड कर उसी किताब में रख देता है। शेखर अब पूरी तरह से तैयार था कि आज वो इन विद्रोहों का खात्मा कर देगा या फिर खुद मर जाएगा, क्योंकि उसको लगता था कि आज भी भाई उनके कब्जे में है। तो इनको मारने के बाद ही या तो उन्होंने भाई को मार दिया है या फिर वो मेरा भाई इनके कब्जे में है। वो भूल गया था कि चिट्ठी जो पढ़ रहा था कि वो मुकम्मल उसको कर ले, लेकिन दिल में बदले की कुछ ऐसी आग जग रही थी कि उससे रहा नहीं पाया। चिट्ठी को फोल्ड किया, किताब में डाली, गन को लोड किया और बाहर की तरफ निकल पड़ा। आज वही सरदार, वही बड़ा गिद्ध सामने बैठा अपनी तमाम बदरूहों को जब भी कुछ इस तरह से इशारा करता आवाज से तो वो सभी या तो उड़ना शुरू कर देते या फिर चिल्लाना शुरू कर देते। वो इतनी भयानक आवाज थी जिससे पूरा गांव खौफ खाता था। इसीलिए वो सारा गांव इस घर के पास आने से भी लोग कतराते थे और घर से दूर ही रहते थे। शेखर गन को सीधा उसी गिद्ध की तरफ तान देता है और फायर कर देता है। गोली सीधा जाकर उस गिद्ध के छाती पर लगती है, जिसमें एक फुवारा, खून का फुवारा बकायदा निकलता हुआ दिखता है और एकदम से वो गिद्ध नीचे गिर जाता है। तभी उसकी जो जितनी भी वो कौवे थे, उसके साथ में जो पूरी फौज थी, वो इस तरह से चिल्लाना शुरू कर देती है कि मानो वो चिल्ला नहीं, वो रो रही थी। ऐसे रो रही थी उसकी जो आवाजें जो लगातार शेखर के कानों में आ रही थी उसको और ज्यादा परेशान कर रही थी। वो गिद्ध उसकी आंखों के सामने ही तड़प कर नीचे गिरा और दोबारा उड़कर छत पर बैठ गया। ये देखकर शेखर डर कर एकदम से अंदर चला गया। वो डरता नहीं था, लेकिन ये अजीब सा एक वाक्य जिसको उसने ऐसी बंदूक से निशाना बनाया था कि उसके पर खच्चे उड़ जाने चाहिए थे, और वो जो फुवारा, खून का फुवारा उसके जिस्म से निकला था, जिसको बकायदा शेखर ने देखा था, उसके बाद भी वो जिंदा हो गया। सोचो कैसा मंजर होगा उसके सामने। कोई भी हो इंसान एक बार तो वो डर जाएगा। वो दरवाजों को बंद करके सीधा कमरे के अंदर जाकर बैठकर सोचने लग जाता है। लेकिन जब एकदम से आवाजें आना बंद हो जाती हैं
तो वो पहले चिट्ठी को दोबारा पढ़ता है। अब चिट्ठी में लिखा था आगे, भाई मैं ये सारी बातें तुम्हें सामने आकर कह देता, लेकिन तुम्हारे हाथों में उस बुजुर्ग ने एक धागा बांधा था। वो धागा इतना शक्तिशाली है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। भाई अगर तुम चाहते हो और मुझसे मिलना चाहते हो तो ये धागा आप उतार कर कल इतने बजे पहुंच जाना, मैं तुम्हें मिलूंगा। भाई की चाहत में जो तड़फ रहा था अब अगले दिन पूरी होने वाली थी। शेखर भाई से मिलना चाहता था। धागा उसने उतार कर रख दिया और रात को दोबारा उस कमरे में चला गया। रात के 11 फिर 12 अब 2 बज गए थे, लेकिन आज किसी तरह का भी शोर बाहर से नहीं आ रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, भाई पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारा भाई समीर खड़ा है। वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम से चौंक जाता है कि कमरा तो बंद था। तो समीर, क्या तुम पहले से ही यहाँ पे थे? वो उसको गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो समीर उसको रोक देता है कि भाई नहीं, प्लीज आप वहीं पर बैठे, वहीं पर रुकें। मैं आपसे आज सारी बात करना चाहता हूं। आज मुझे वक्त मिला है मेरे भाई से बात करने का, तो वो वक्त बहुत कम है। भाई आज मैं जिस हालात में हूं, जो आपने चिट्ठी में पढ़ा है, और काली शक्तियों ने कैसे मुझे चुना है, इसके लिए पहले आपको चुना गया था। लेकिन भाई आपको चुना गया था। भाई आपको याद होगा बचपन में आप अपने कुत्ते बादल के साथ जब जंगल में गए थे, तब आपका सामना एक ऐसे जानवर से हुआ था जो कद काठ में 8-10 फुट का था, जिसके पांव की 3 उंगलियां थी और हाथ उसके जमीन पर लग रहे थे। धड़ उसका पतला था और चेहरा इंसान की तरह गोल, लेकिन आंखें लाल थी। ना नाक था, ना उसके होंठ थे। तो शेखर एकदम से हैरान हो गया कि ये बचपन की बात तो उसने आज तक किसी को नहीं बताई, समीर को कैसे पता लगी? समीर बोला, भाई मैं सब जानता हूं, लेकिन मेरा सामने आने का एक कारण था। भाई जब तुम इस घर के अंदर आए थे तो मैं उस वक्त इस घर के अंदर ही था। मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा था। उस साधु ने मुझे काम सौंपा था तुम्हारा दिल निकालने का। जब वो साधु मुझको कोई काम देता है तो मैं एक ऐसी दुनिया में चला जाता हूं, तो भाई मुझे ना अपना और ना ही कोई पराया नजर आता है। बस मुझे वो काम नजर आता है, वो साधु जो मुझे देता है। मेरे जैसे इसने 2 और लोगों को तैयार किया हुआ है, जिनको ये नायब कहता है। मुझे भी ये नायब कहकर ही पुकारता है। भाई इसने मुझको शक्तियां तो दे दी हैं, लेकिन मैं कठपुतली की तरह इसकी बातों में आकर वो सब काम कर जाता हूं, जैसे कठपुतली को धागों से खींचकर करवाया जाता है। मुझे नहीं पता होता। भाई मैं आज बैठा तुम्हारा इंतजार इस घर में कर रहा था कि तुम कब आए और कब मैं तुमको मौत के घाट उतारूं। लेकिन भाई जब तुम इस घर के अंदर दाखिल हुए तो मैंने तुम्हें मेरे लिए रोते हुए देखा कि तुम किस तरह से मेरे लिए रो रहे थे। तभी अचानक वो एक तरह की सहरन थी जो मुझ पर चढ़ी हुई थी, उस साधु की, वो टूट गई। मैं बिल्कुल अपने होशो-हवास में आ गया और तब मैंने आपको देखा कि मेरा भाई मेरे सामने है। आज मैं इतना बड़ा गुनाह कर जाता, भगवान मुझे कभी माफ ना करता। भाई ये भगवान की ही शक्ति कह लो, जब तुम्हारा एक तरह से इस घर में आना और मेरा उस सहरन से निकलना एक इत्तेफाक था
या तो भाई आपका प्यार था या फिर उस भगवान की असीम कृपा थी कि मैं आज ऐसा काम करने चला था, अपने भाई को ही खत्म कर देता। भाई मेरा भी दिल कर रहा है मैं तुमको अपने गले लगा लूं, लेकिन मेरा ये शरीर इतने गंदे काम कर चुका है। मैं पवित्र आत्मा जैसा मेरा भाई, मैं उसको अपवित्र नहीं करना चाहता। भाई मुझे माफ करना। वो शेखर सामने खड़ा आंखों में पानी लेकर अपने भाई की बातें सुन रहा था। उसने कहा, भाई जो कल तुमने एक बड़े गिद्ध पर जब गोली मारी थी, वो गिद्ध कोई और नहीं, वो मैं था। जैसे कि भाई तुमने चिट्ठी पे वो सब कुछ पढ़ लिया है कि मुझे ना तो गोली असर करती है और ना ही मुझे कोई खंजर मार सकता है। जब तक वो साधु सो रहा है, भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूं। भाई अभी भी अगर वो साधु उठ गया तो मुझे इस तरह से वो कर देगा कि तुम मेरे सामने मेरे भाई नहीं, कोई और ही इंसान लगोगे जिसको मैं मारने के लिए तड़प उठूंगा। इसलिए भाई मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मुझे खत्म कर दें। हाँ भाई, अगर तुमने मुझे खत्म नहीं किया और साधु को जब ये बात पता चल गई, क्योंकि जब वो उड़ता है तो उसको सब कुछ पता लग जाता है, और जब उसको पता लग गया भाई कि मेरे पे वो जादू असर नहीं हुआ मेरे भाई के आने पर, तो भाई मुझे तुम्हें तो मारना पड़ेगा ही। शायद हो सकता है वो मुझे भी मार डाले, क्योंकि मैंने सारी सच्चाई उस साधु की आपको चिट्ठी के जरिए बता दी कि वो साधु हम तीनों से एक किताब जो आपने पढ़ी और दो किताब जो किसी और लोगों के पास है मेरी तरह, वो भी नायब है, वो हम तीनों के जरिए खुद अमर होना चाहता है। इसलिए वो सारे गलत काम हमसे करवाता है और हमको लालच देता है काली शक्तियों का बेताज बादशाह बनाने का। भाई जब तक वो सो रहा है तब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं आप टाइम समय बर्बाद ना करें। मैं आज आपसे अपने गुनाहों की क्षमा मांगने आया हूं। काश मैं उस दिन अपने रूम से ना निकलता, या फिर काश कुछ ऐसा हो जाता कि मुझे सब कुछ पता लगता तो मैं ये काम ना करता। भाई यकीन करना, मैंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया, मेरे से सारे काम करवाए गए। भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारा छोटा भाई आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ। मेरा दिल है तुम्हें गले लगाने का भाई, लेकिन नहीं, मुझे माफ करना। उसके साधु से उठने से पहले इस किताब को तुम चला देना। जब ये किताब जल जाएगी तो भाई मैं खुदा खुद मर जाऊंगा, और ये सारी जितनी भी विद्रोहें जो ऊपर छत पर बैठकर मंडरा रही हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। भाई क्या सोच रहे हो? भाई जल्दी से जाओ और नीचे से तेल का बंदोबस्त करके लाओ। शेखर पीछे कदम बढ़ाता हुआ एकदम से दरवाजा खोलकर नीचे की तरफ भागता है और अपनी गाड़ी में बड़ा पेट्रोल ले आता है। वो भाई को देख रहा था और ऊपर से पेट्रोल छिड़क रहा था। भाई की आंखों में आंसू थे, शेखर भी रो रहा था, लेकिन शेखर को पता था अगर इस चीज का खात्मा नहीं किया गया तो ये वजूद या तो मेरे भाई को वो साधु मार देगा, लेकिन अगर मरना ही है तो साधु को भी मरना चाहिए। वो उस किताब के ऊपर पेट्रोल छिड़कने लग जाता है। हाँ एक बात और, वो जो किताब थी उसके जितने भी पन्ने थे वो इंसानी मांस के साथ बनाए गए थे और किताब को खून के साथ लिखा गया था। ये मैं बताना भूल गया आपको। शेखर की आंखों में आंसू और हाथों में पेट्रोल की कैन जो वो लगातार छिड़क रहा था और अपने भाई को लगातार देख रहा था। भाई जैसे कह रहा हो कि भाई मुझे माफ करना।
और जितनी जल्दी हो सके इस किताब को आग के हवाले कर देना। छिड़कता छिड़कता जब सारा पेट्रोल छिड़क जाता है तो वो अपने पॉकेट में रखा लाइटर निकालता है और उस पेट्रोल के ऊपर फेंक देता है। किताब को जब आग लगी तो वो देखता है कि उसके भाई का जिस्म आग में इस तरह से जलने लग जाता है। वो चीखता चिल्लाता हुआ वहां से धुआं बनकर गायब हो जाता है। वो बाहर की तरफ भागता है और घर से काफी दूर खड़ा होकर वो नजारा देख रहा था कि सारा घर एकदम से जलने लग पड़ा है। उस पर बैठी जितनी बदरूहें थी उन सभी को आग लग गई है और सभी धुआं या फिर राख बनकर नीचे गिरती हुई उसको नजर आ रही है। अब उस समीर का अंत हो गया था, लेकिन साधु का अंत हुआ या नहीं ये शेखर ने अपनी कहानी में नहीं लिखा था, अपनी किताब में नहीं लिखा था। जिस किताब को लोगों ने पढ़ा, उसके रिश्तेदारों ने पढ़ा और इस कहानी को और लोगों के पास पहुंचाया और पहुंचते पहुंचते ये कहानी मेरे तक पहुंची और मैं कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचाने की, जो एक असली कहानी है, जो एक रियल हॉरर स्टोरी है, जो एक अनबिलीवेबल कहानी है। दुनिया में ऐसे काम होते हैं, हाँ, हमारे सामने नहीं, लेकिन एक ऐसी दुनिया जरूर है इस ब्रह्मांड में जहां ये सब कुछ चलता है और बहुत ही ये डरावना और भयानक होता है। दोस्तों, ये थी कहानी शेखर की ही किताब से ली गई, उसकी अपनी सच्ची कहानी। ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी तरह की और ऐसी किस्से और कहानियां सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए और आप मेरे साथ कह सके अनबिलीवेबल ट्रूथ, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ होता है। गुड नाइट।